So mic unmute. So the NOR bearing chromosomes are more common in plants. So they are usually detected by N bending. तो हम लोग क्रोमोसोम बैंडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग तरीके का बैंडिंग होता है। ओके, तो उसमें एन बैंडिंग आप अगर करोगे तो वो आराम से प्लांट क्रोमोसोम्स को डिस्टिंग्विश करता है। क्यों? व्हाट इज एन बैंडिंग? ओके, विच आर NOR sensitive, okay, banding techniques, and most plant chromosomes have NOR regions. जैसे एनिमल्स में आपने क्या देखा, कुछ कुछ क्रोमोसोम में होता है, पर अगर प्लांट्स में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो रीजन है उसमें आपका NOR रीजन होता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ अब ये जो NOR रीजन है इसके डिस्कवरी के पीछे भी आपके बारबरा मैक्लिंटॉक का ही हाथ है। ओके, तो बारबरा मैक्लिंटॉक इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छे से पढ़ लो सेल, बट आप लोग समझते नहीं हो क्या किया जाए। तो बारबरा मैक्लिंटॉक फर्स्ट डिस्क्राइब द NOR। आप वो लिंक फिर वो क्या क्या तो आपका जो अपलोड सब देखते रहते हो भाई। बायो बच्चों को जबरदस्ती क्यों दिखाते हो मुझे समझ नहीं आता। चलिए, तो बारबरा मैक्लिंटॉक फर्स्ट डिस्क्राइब द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इन GMAs मतलब मक्का। In karyotype analysis, a silver stain can be used to identify the NORs. Okay, the NORs can also be seen in nucleoli using silver stain, and that is being used to investigate cancerous changes. ठीक है, तो ये आपका NOR के बारे में हो गया। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट पॉइंट। तो वी हैव डिस्कस सेंट्रोमियर, वी हैव डिस्कस काइनेटोकोर, एंड वी हैव डिस्कस क्या NOR रीजन। तो सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। NOR क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। टेलोमियर क्या है? कैप्स। तो ये सब अलग अलग तरीके के क्या हैं? तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर व्हाट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर स्पेशल पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम में आप ये सब अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस उसमें कुछ पॉइंट्स आपका क्रोमोसोम के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम का जो एटिमोलॉजी, यस्टरडे आत्मन वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, तो वही मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। सो हियर अगेन आई एम डायरेक्टली कॉपिंग फ्रॉम द साइट सो दैट यू विल गेट नॉलेज। तो ये हम लोग क्या लिख लेंगे? रिवीजन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ओके, रिवीजन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। चलिए, सो अब उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग पॉइंट्स पढ़ते हैं। कौन सा कलर यूज किया जाए? अगेंस्ट रेड पॉइंट। सो अगेन आत्मन, the term was coined by German scientist von Walder Hartz, okay, referring to the term chromatin, okay, which was introduced by Walter Fleming. समझ में आया? तो the term Yes, sir. chromosome
was coined by Walder, okay, but वो रेफर किसको कर रहे थे? क्रोमाटिन को, which was introduced by Walther Fleming. ठीक है? Yes, sir. Now, some of the Yes. early cardiological terms have been outdated. Okay, तो उससे पहले भी बहुत चीज हम लोग बोलते थे. For example, chromatin and chromosome both ascribe color and to a non-colored state. Okay, तो इसीलिए आजकल ये दोनों ही टर्म आउटडेट हो गया, क्योंकि एक्चुअली डीएनए कलर होता ही नहीं है कि नहीं? वो डीएनपी कलर होता है. So some of these earlier colors have become outdated. For example, chromatin and chromosome both ascribe color to a non-colored state. तो दोनों ही उसको colored bodies बोलते हैं, but actually वो colored bodies थोड़ी होते हैं, वो color लेते हैं. Do chromosomes have a color? बताइए. So chromosomes do not have color. No. No, sir. But it appears like that. ठीक है, तो it appears like that. उस पे थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग बात कर लेंगे उसका. ओके, तो थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं. सो हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी में विल डिस्कस कि उसका जो शुरुआत कैसे हुआ इस कंसेप्ट का, क्रोमोसोम का कंसेप्ट का. तो ये शुरू हुआ था फ्रॉम सेम जो सेल टर्म. तो सेल के समय से ही वो कंसेप्ट आने लगा था. ओके, तो द जर्मन साइंटिस्ट स्लेडन, Virchow and Bushley were among the first scientists who recognized, okay, the structures now familiar as chromosome. उन्होंने पहले उसको देख लिया था, रिकॉग्नाइज किया था. थियोडर बॉवेरी ने उसके बाद क्या टर्म दिया? तो he gave the concept of a chromosome, that is called chromosome theory of inheritance. है कि नहीं? So in a series of experiments beginning in the mid 1880s, Theodore Boveri gave definitive contributions to elucidating that chromosomes are vectors या bearers of heredity. देख रहे हो कितना बड़ा शब्द है. तो उन्होंने बोला, पहले मेंडल क्या बोलते थे? फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. बट इन्होंने बोला भैया फैक्टर नहीं करता है, क्रोमोसोम करता है. तो फैक्टर कौन? तो क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स, या मैं इसको व्हीकल्स भी लिख सकता. ओके, with two notions that became known as chromosome continuity and chromosome individuality. ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? बॉवेरी. तो and that theory was attributed to Sutton and Boveri. तो उन दोनों ने इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया था. उसके बाद जो विल्हेम रू, तो he gave a beautiful concept about that what it does. एंड अल्टीमेटली उसका जो कनेक्शन है वो दिया था किसने? सो दिस कनेक्शन वाज गिवन बाय whom? मेंडल. समझ रहे हो? तो एक्चुअली मेंडल ना चाहते हुए भी बहुत सारे चीज में घुस गए थे. तो विलियम रू suggested that each chromosome carries a different genetic conformation and Boveri was able to test and confirm this hypothesis. Okay, aided by the rediscovery at the start of 1900 of Gregor Mendel's work, Boveri was able to point out the connection between the rules of inheritance and the behavior of chromosomes. Boveri influenced two generations of American cytologists, along with Walter Sutton. Okay, he proposed the chromosome theory of inheritance. Okay, chromosome theory of inheritance उन्होंने प्रपोज किया था.
तो along with Walter Sutton, he proposed the chromosome theory of inheritance. ओके तो यहाँ हम लोग कुछ कलरिंग कर देंगे पार्ट्स. सो बारबरा मैक्लिंटॉक, ये लाइट हो रहा है. So Barbara McClintock is very important here. तापर N bending in plants is important. वाल्डेर का फुल नेम देखे, वॉन वाल्डेर हार्ट्स एंड वाल्थर फ्लेमिंग. ओके उसके बाद स्लेडन, वर्चू एंड बुशली. उसके बाद विक्टर्स ऑफ हेरिडिटी was covered by Theodore Boveri. उसके बाद विल्हेम रू. उसके बाद ग्रिगोर रीडिस्कवरी, एक्चुअली मेंडलिज्म तो नहीं, रीडिस्कवरी. एंड वाल्टर सटन एंड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. देखो कितना मेहनत कर रहा हूं, बट तुम लोग उसका कोई भी फल मुझे नहीं दे रहे हो, वही दुख लग रहा है. चलिए सो अब आ जाइए आपका नेक्स्ट टॉपिक. सो उसी का कंटिन्यूएशन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, अब बहुत सारे लोग, अब फिर दो तरह का क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ है कि नहीं. 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड. सो एडमिट, तो एडमंड बीचर, Edmund Beecher Wilson, E.B. Wilson, Nettie Stevens, Walter Sutton, and Theophilus Painter were all influenced by Boveri. Wilson, Stevens, and Painter actually worked with him. तो नेटी स्टीवेंस ने क्या किया था आपको पता है कि नहीं? इन्होंने वाई क्रोमोसोम डिस्कवर किया था. एडमंड विल्सन ने एंड क्लैरेंस मक्लांग ने एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिस्कवरी किया था. तो मैं उसमें नियरली लगा देता हूं चिन्ह, मतलब एसोसिएटेड विथ. तो नेटी स्टीवेंस वाज एसोसिएटेड विथ वाई क्रोमोसोम. एंड सटन के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बोल ही चुका हूं. सो लाइक दैट. तो सटन उनके साथ मिलके उन्होंने क्या प्रपोज किया था? द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. सो जो विल्सन ने उनके बुक में लिखा है. उसके बाद और किसका नाम दिया जाए? उसके बाद आ गए तुम्हारे कौन? मॉर्गन, मायर. ओके सो ऑल दीज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके बाद okay, Ernst Mayr remarks that the theory was hotly contested by some famous geneticists. William Bateson, Wilhelm Johansen. Johansen कौन है? जीन्स वाले. बेटसन तो ऑलमोस्ट बहुत चीज में थे. गोल्डश्मिट आपका जो जेनिक बैलेंस थ्योरी, थॉमस हंट मॉर्गन, लिंकेज. तो ये सब देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्क है कंसर्न विद लिंकेज, है कि नहीं? विलियम बेटसन, इन्होंने कितना काम किया है एक्चुअली. ही वाज डायरेक्टली रेस्पेक्टेबल. तो कपलिंग, रिपल्शन हाइपोथेसिस एंड बहुत सारे और इंपॉर्टेंट. मैं सिर्फ एक एक बता दे रहा हूं. सो ही कॉइन्ड द टर्म जीन. ओके. रिचर्ड गोल्डस्मिथ, इन्होंने क्या किया था? तो जेनिक बैलेंस थ्योरी. ओके गोल्डस्मिथ एंड मॉर्गन है आपके लिंकेज. देख रहे हो सो मेनी पीपल. ये सब अगर हमारा केवीपी क्लास होता तो ये इनके बारे में आप सब जानते हो, समझे कि नहीं? तो दैट इज द कंसेप्ट. चलिए उसके बाद जो आ गया आपका कौन? उसके बाद थियोफाइलस पेंटर के बारे में एंड आपका जो बैंडिंग टेक्निक के बारे में. ओके दोनों कलर चेंज कर देंगे. सो द नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम was published in 1923 by Theophilus Painter.
By inspection through microscope, he counted 20. इसको same point कर देते हैं. Okay, he counted 24 pairs, which would mean 48 chromosomes. His error was copied by others, and it was not until 1956, okay, chromosome number determined by Zio, Indonesian born. देख रहे हो, इंडोनेशिया. साइटोजेनेटिसिस जो हिन जियो. ठीक है, तो उन्होंने आपका 46 क्रोमोसोम बताया. Actually, Zio and Levan, they are two scientists who gave this concept. Okay, and I don't know, we can see if they are also Nobel laureates. इसमें और भी Nobel laureates हैं, बहुत सारे Nobel laureates हैं. तो we have to just find it out. This जो Wilson तो Nobel laureate है ही है, मुझे मालूम है. Okay, so he is a Nobel laureate and so on. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अबाउट जियो एंड लीवान. तो जियो एंड लीवान जो है, उन्होंने आपका क्या ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर प्रपोज किया था. ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जियो एंड लीवान, एंड दे वर बोथ क्या दे टुगेदर गेव दिस कंसेप्ट. ओके, इसमें सिर्फ जियो का नाम लिखा है और उनके साथ लीवान भी थे. ओके, एल्बर्ट लीवान. ओके, तो इसमें लिखा है ओके, आफ्टर द वॉर एंडेड जियो वेंट टू नेदरलैंड्स, whose government provided him the fellowship for study. He worked in plant breeding, okay, along with Albert Levan. ठीक है. In 1955, Zio made his discovery of the correct chromosome count. Okay, and his findings were published with Levan. तो हम उन दोनों को ही कंट्रीब्यूशन देंगे. ओके, वी विल गिव बोथ कंट्रीब्यूशन. व्हाई विल स्नैच फ्रॉम वन, है कि नहीं. चलिए, सो नोबेल प्राइज इनको शायद नहीं मिला है. तो आई थिंक दे आर नॉट, बट दे आर इन लाइन, दे मे गेट लेटर ऑन आल्सो इफ दे आर अलाइव. सो वाज डिटरमाइंड बाय ओके by Zio along with colleague कौन, एल्बर्ट लीवान. ओके, चलिए, सो ये आपका कुछ स्टोरीज हो गया अबाउट क्रोमोसोम्स, उनके बारे में. सो नाउ ये जो टॉपिक है क्रोमोसोम, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसमें मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरीज बता दिया. यस, एक और कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं छूट गया बताना, उसमें लिख लेंगे दैट प्रोकैरियोट्स में एक्चुअली आपका ये नहीं होता है, क्या, जो टेलोमियर. ओके, सो इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टेलोमियर. कैन यू डिस्कस व्हाई? क्योंकि वो सर्कुलर क्रोमोसोम्स हैं. ओके, सो दे आर सर्कुलर एंड दैट इज व्हाई वो आपका क्या है, मैंने दैट इज नॉट डिस्कस्ड. चलिए, उसके बाद हम लोग पैकेजिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. नाउ आपको मालूम है दैट जो डीएनए है, डीएनए इज हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड, है कि नहीं. तो डीएनए जो है वो हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है. तो कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू व्हाट, वी विल ट्राई टू पैक इट. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पैकेजिंग ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. ठीक है, पैकेजिंग ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में भी पैकेजिंग होता है, बट इम्प्रॉपर पैकेजिंग होता है. क्यों? क्योंकि उनके पास हिस्टोन्स नहीं होता. ओके, सो दे लैक हिस्टोन्स, सो दैट इज व्हाई पैकेजिंग उतना सीरियसली हो नहीं पाता है. नाउ सिंस द dsDNA is highly negatively charged and very long,
ओके, वेरी लॉन्ग का मतलब क्या है? इन ह्यूमंस द DNA is 2.25 meter long in a cell whose nucleus is क्या? Whose nucleus is in humans the DNA is 2.25 long in a cell whose nucleus is just 10 to the power क्या? माइनस कितना बताइए? -8 मीटर। ओके, तो ये मैं अराउंड इज न्यूक्लियस इज जस्ट नियरली 10 टू दी 10 टू दी फार, ये मैं उसको लिखूंगा ऊपर। पेन कहाँ गया मेरा? एक्चुअली वो पावर और नहीं लिख सकते हम लोग उसमें, तो ये हम लोग लिखेंगे -8 मीटर। ओके, और भी छोटा हो सकता है, मैं एक जनरलाइज कंसेप्ट ले रहा हूं। तो देख रहे हो, तो 10 टू द पावर -8 मीटर डायमीटर, ओके, लॉन्ग इन ए सेल हुज न्यूक्लियस इज मीटर इन डाया। समझ रहे हो? तो इतना सा जगह में इतना बड़ा डीएनए कैसे रखोगे, वो भी हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, comma, it has to be packaged properly in order to avoid loss of the क्या? In order to avoid loss of vital DNA, loss of vital DNA। ओके, तो अगर आप ढंग से पैक नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा एंड वो टूट जाएगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये आपका हो गया क्या? दिस इज पैकेजिंग। नाउ इसीलिए तो द 2 नैनोमीटर वाइड डीएस डीएनए, समझ रहे हो? सिर्फ 2 नैनोमीटर वाइड होता है। द 2 नैनोमीटर वाइड डीएस डीएनए इज फाइनली पैक्ड टू फॉर्म ए क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम which is 1700 nanometer, क्या 1400 nanometer in thickness and much shorter than it was। समझ रहे हो? तो जो 2 नैनोमीटर डीएनए था, अब उसका विड्थ क्या हो गया? 1400 नैनोमीटर हो गया, एंड उसका जो लेंथ था वो काफी छोटा हो गया। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए द 2 नैनोमीटर वाइड डीएसडीएन इज फाइनल पैकेज टू दिस। ओके, तो इसीलिए दिस क्रोमोसोम is neutral in charge and so does not affect, okay, cellular physiology and helps in honest and error-free transmission of hereditary material। समझ रहे हो? तो इसलिए आराम से बिना टेंशन के आदान प्रदान होता है। क्यों? क्योंकि डैमेज का कोई चांस नहीं, कोई इंजरी का चांस नहीं, कोई इंटरफेरेंस का चांस नहीं। ठीक है, तो इसीलिए है ना। इसके बारे में हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी बस मैं आपको सुंगा दे रहा हूं ना। सो क्रोमोसोम, ओके, क्रोमोसोम इज इक्वल टू क्या? डीएस डीएनए प्लस 5 टाइप्स, ओके, 5 टाइप्स
of HCP. What is HCP? Histone chromosomal proteins. ओके, 5 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा बताइए? What are the 5 types? H1, H2, H3, H4। ओके, इस 2 में 2 होंगे, H2A, A and B. H2B, H3 and H4। समझ रहे हो? तो ये आपके 5 अलग अलग तरीके के हिस्टोन्स होते हैं। तो क्रोमोसोम is called dsDNA plus 5 types of histone chromosomal proteins and plus क्या? NHCP। ओके, तो व्हाट इज NHCP? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो ये आपका फार्मूला है। इसको हम लोग फुल फॉर्म लिख देंगे। तो व्हाट इज NHCP? ओके, तो हिस्टोन के पहले नॉन हिस्टोन लगा देंगे। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो अगले क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो गुजारिश है कि थोड़ा आप देख लें। फाइन। नाउ इसमें हम बस एक नोट लिख लेंगे, नोट एज यूजुअल इन रेड। ओके, सो the histones are positively charged proteins। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं because they are abundant in क्या? Lysine and arginine amino acids, amino acid residues। ठीक है। नाउ तो इसमें याद रखिए, तो concentration of lysine decreases and arginine increases in the histones from H1 to H4। इसका मीनिंग समझा सकते हैं या आप क्या समझे? तो सबसे ज्यादा लाइसिन किस में होगा? बताइए, सबसे ज्यादा लाइसिन किस में होगा? H1। H1 now. सबसे ज्यादा अर्जिनिन किस में होगा? H4। H4. ये उसका मीनिंग है। ओके, तो ये इस तरह से भी आपका क्वेश्चन, एक्चुअली आप लोग डरते नहीं हो ना, आप लोग बहुत खुश हो कि केवी पे एनसीईआरटी से आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज जितना मैंने बाद में रोने से अच्छा है कि अभी थोड़ा पढ़ा लो, वीडियो देख लो। ओके, फिर बाद में मेरे को गाली नहीं देना, मैं कुछ कर नहीं सकता। बिकॉज what I can do is before KVPI, समझ रहे हो? बट आफ्टर KVPI I cannot give, क्योंकि आप तो मालूम है ना कि रोने वालों को मैं कम से कम रुमाल नहीं देता। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो प्लीज वट एवर करना है आप करिए, बिकॉज यू विल सी ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट। ठीक है। नाउ तो क्रोमोमियर जो है, एक्चुअली हमारा जो दिस बॉय कौन है, ये जो आत्मन वाज आस्किंग अबाउट क्रोमोमियर। तो क्रोमोमियर भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, वो इतने आसानी से आप नहीं समझेंगे। उस पे भी देयर इज एन आर्टिकल इन विकिपीडिया, है कि नहीं? तो इसीलिए तो यू शुड सी दोज आर्टिकल्स। तो मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओके, सिंस यू हैड आस्क्ड अबाउट इट।
तो इसमें हम लोग एक क्रोमोमियर टर्म इसमें आएगा. We'll go to the next page. Why to be in a hurry? So क्रोमोमियर टर्म इसमें आएगा आपका जो पैकेजिंग में. Just since you asked, so I'm asking it out. A chromomere, also known as iodomere, is one of the serially aligned beads or granules of a eukaryotic chromosome resulting from local coiling of continuous DNA threads. Okay, so chromomeres are regions of chromatin that have been compacted through localized contraction. In areas of chromatin with the absence of transcription, condensing of DNA and protein complexes will result in the formation of chromomeres. It is visible on a chromosome during prophase 1. Okay, in prophase 1, actually prophase 1 of meiosis and mitosis, and prophase of माइटोसिस. समझ रहे हो? क्योंकि आपको जनरली पैकेजिंग आपको मियोसिस 1 में, क्योंकि जनरली आपका जो प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ जायंट बैंडेड क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग फ्रॉम रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस विदाउट सेल डिवीजन is a process called endomitosis. है कि नहीं? तो आपका जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये क्यों? ओके, जायंट बैंडेड क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग, इसको रिजल्ट्स फ्रॉम लिख देने से होगा, इतना लिखने से क्या जरूरत है. रिजल्ट्स फ्रॉम द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ओके, replication of DNA, but without cell division या without cytokinesis हम लिख सकते हैं. समझ रहे हो? Why without cytokinesis? This process is called क्या? एंडोमाइटोसिस. समझ रहे हो? एक्चुअली क्या होता है कि इन दीज पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन मतलब क्या है? देयर आर मेनी डीएनए. तो जनरली आपका 2n होता है, तो वो डिवाइड करके 4n बन जाता है, फिर माइटोसिस के बाद 2n बन जाता है. बट अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो 2n से बनेगा 4n, 8n, 16n, 32n, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, and so on and so on and so on. Okay, तो इसमें इन ओलाकैंथा एक ऑर्गेनिज्म है, 1600 N DNA is reported. समझ रहे हो? तो जो हमारा 2n है तो ओलाकैंथा में कितना है? 1600 N. चलिए, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो इट इज हाई टाइम, आई एम रिपीट टेलिंग बार बार कि आप लोग इंडिपेंडेंट मीटिंग करिए एंड डिस्कस करिए कि केवी पे क्लास होगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो वरीड हूँ. सर मैं पूछा था सर सबसे, सर 19 बच्चे करेंगे बोले. तो बोलेंगे तो कहाँ बोल रहे हैं? अभी तो आप देख रहे हो 19 में कौन बोला? आज के दिन में एक आदमी बोला, एंड वो गूंगा क्लास भाई मैं नहीं कर सकता. मैंने आई एम अनएबल टू टॉलरेट यू फॉर 2 आवर्स. समझ रहे हो? तो इसलिए अब और मैं उसका टॉलरेट नहीं कर सकता. समझ रहे हो कि नहीं आप?